बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और बीआरसी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। करुणाशील राहुल जी को श्रद्धेय नमन करते हुए और भिक्षु संघ को सादर वंदनामि, समस्त उपासक उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बीआरसी टीम का कि आप लगातार मुझे समय देते हैं और धम्मभूमि और बीआरसी टीम में जुड़ने का मुझे आज अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध महिलाओं की शिक्षा के बारे में, बौद्ध महिलाओं के प्रशिक्षण के बारे में, और बौद्ध महिलाओं में प्रशिक्षण और शिक्षा किस प्रकार से आज महत्वपूर्ण हो गई है और किस प्रकार से बुद्ध धम्म के लिए और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का होना महिलाओं में बहुत ही आवश्यक है। तो शिक्षा को समझने के लिए पहले हमको बुद्धिस्ट कंट्रियों पर हम बात करेंगे, जो देश बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। विश्व में लगभग आधे से ज्यादा देश बुद्ध को मानते हैं। जैसे जिन देशों से हम परिचित हैं, जापान है, थाईलैंड है, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका हमारे पास का देश है, नेपाल है। इन देशों में तथागत बुद्ध को माना जाता है। तथागत बुद्ध के दिए हुए धम्म के अनुरूप अपना जीवन जिया जाता है। जो भी बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं उनमें महिलाओं की शिक्षा बहुत बेहतर है, महिलाओं की शिक्षा में काफी उन्नति है। महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही हैं और बेहतर सहयोग प्रदान करती हैं देश को चलाने में। ऐसा ही धम्म को चलाने के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए बुद्धिस्ट कंट्रियों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। शिक्षा अलग होती है और प्रशिक्षण अलग होता है। तो हम शिक्षा पे बात करें पहले, तो मुख्यतः जो बौद्ध देश हैं उनमें, जैसे जापान की हम बात करें, जापान का संविधान पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को शिक्षा की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। वहाँ लैंगिक जो असमानता है वह पूर्णतः समाप्त है। वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि जापान बुद्धिस्ट देश है और बौद्ध धम्म है। धम्म हमको किसी भी प्राणी मात्र के बीच भेदभाव करने की शिक्षा नहीं देता। तो बौद्ध जितने भी देश हैं, भारत को छोड़कर, भारत में लगभग अभी शुरुआती दौर चल रहा है। जापान में जब 2022 में शैक्षणिक स्तर को आंका गया तो विश्व के स्तर में जापान का पहला स्तर है, पहला स्थान जापान को मिला है शिक्षा के क्षेत्र में, महिला शिक्षा में। और हमारे पड़ोसी देश की हम बात करें, श्रीलंका की, तो महिलाओं की शिक्षा आंकड़ों की बात करें तो 90% से 97% लगभग महिलाएं साक्षर हैं श्रीलंका में। और श्रीलंका के शिक्षा क्षेत्र में जिन महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की शिक्षा के लिए, जिनके नाम जैसे इंदिरा दसानाय एक महत्वपूर्ण महिला है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। ये कोलंबो केलानिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही और हिंदी विभाग की स्थापना इन्होंने की। और दूसरा नाम श्रीलंका के लिए आता है उनका नाम आता है हरिणी अमर सूर्या। दूसरी जो प्रोफेसर है ये भी
श्रीलंका की ओपन यूनिवर्सिटी में पहले प्रोफेसर रही और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और लोगों को प्रशिक्षण दे करके फिर इन्होंने राजनीति में भी अपना मुख्य स्थान स्थापित किया। राजनीति में आई और श्रीलंका की प्रधानमंत्री भी बनी। तो हरनी अमर सूर्या श्रीलंका में जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बेहतर योगदान दिए, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और महिलाओं को शिक्षण संस्थानों से जोड़ने का भी उन्होंने कार्य किया। ऐसा ही जापान की जो महिला है तासुदा ओमेका जिनका नाम है, इनने भी शैक्षणिक संस्थान में योगदान दिया, शैक्षणिक संस्थान भी खोले महिलाओं के लिए। और एक संस्थान जिसकी हम बात करते हैं तो उनके ही नाम से जाना जाता है, तासुदा ओमेका विश्वविद्यालय के नाम से जापान में जाना जाता है। तो बुद्धिस्ट कंट्री में महिलाओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए नाम बहुत है, यदि बुद्धिस्ट देश बहुत है हमारे विश्व में, तो प्रत्येक का यदि हम नाम लेंगे तो समय काफी जाएगा। तो ऐसे ही उदाहरण हम मान के चल रहे हैं कि इन महिलाओं की शिक्षा काफी अच्छी रही। जब इनकी शिक्षा बेहतर रही तो इन्होंने शिक्षण संस्थान खोले और जिसमें महिलाओं की शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। श्रीलंका में महिलाओं के शिक्षा संस्थान के साथ महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए भी काफी संस्थान वहां पर उपलब्ध हैं। श्रीलंका में बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वहां की महिलाएं भी जितना योगदान वह शिक्षा में प्रदान करती हैं उतना ही धर्म के प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण में वो काफी अपना योगदान देती हैं। ऐसा ही चीन की बात करते हैं तो चीन में भी महिला शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग महिलाओं की शिक्षा के साथ साथ उन्होंने महिलाओं के रोजगार के लिए भी बेहतर कार्य किए हैं। महिलाएं जितना शिक्षा में आगे हैं उतना ही वहां व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत आगे है। जैसे एक नया आयाम चीन में आया 2019 में, चीन में सरकारी प्रावधान लागू कर दिया गया कि कोई भी कंपनी केवल पुरुषों की नौकरी के विज्ञापन विज्ञापित नहीं करेगी। पूर्णतः वहां पर प्रतिबंधित है जिसमें असमानता हो, महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव हो। तो ये सारे बुद्धिस्ट कंट्री जो देश हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं, वह महिलाओं के लिए शिक्षा बेहतर और बेहतर अवसर महिलाओं के लिए प्रदान करते हैं। और महिला शिक्षा जितनी ज्यादा जरूरी है उतनी ही महिलाओं को धर्म के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। महिलाओं के लिए विदेशों में बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले गए हैं। महिलाओं के लिए बड़े बड़े जो संस्थान वो शिक्षा के लिए अधिक है। जैसे जापान में तासुदा ओमेको की हम बात करते हैं, ऐसी ही एक महिला और है जिन्होंने जीव विज्ञान से सबसे पहले विज्ञान में डॉक्टरेट की, विज्ञान से डॉक्टर बनी। कोनो यासुई उनका नाम है, कोनो यासुई पहली जापानी महिला जो कि डॉक्टरेट थी जीव विज्ञान से, जिन्होंने डिग्री ली। और शिक्षा में इनका भी बहुत योगदान रहा, महिलाओं के लिए काफी शिक्षा में सहयोग इन्होंने दिया, महिलाओं को शिक्षा के संस्थानों से जोड़ा और गांव-गांव जाकर, मतलब जिन क्षेत्रों से वो परिचित थी, महिलाओं को शिक्षा के प्रति उन्होंने जागरूक किया। हमारे देश में यदि हम बात करें भारत की, तो भारत देश में
आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और भारत के ऐसे कुछ राज्य है जैसे केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटक में कुछ हद तक महिलाओं की शिक्षा बेहतर है। लेकिन उदाहरण के तौर पे यदि अन्य उत्तरी देशों की यदि हम बात, राज्यों की यदि बात हम करें तो जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश भी शामिल है, तो यहाँ पर महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ काफी भेदभाव होता है और जो सरकारें हैं अभी तक महिलाओं के लिए यहाँ बेहतर शिक्षा का प्रावधान नहीं कर पाई है। ये हमारे देश की परिस्थितियां हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में बहुत कम हद तक बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बहुत अधिक लोग हमारे देश में मनुवादी जो व्यवस्था चली आ रही है उसको मानने वाले लोग हैं और उसके चलते ही यहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव बहुत अधिक है। महिलाएं धर्म से जुड़ेंगी, जो कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री है वहां बचपन से जब बच्चे पैदा होते हैं, महिला चाहे बेटी जन्म ले चाहे बेटा, तो वहां के जो पारिवारिक लोग हैं, वहां की जो सभ्यता है, जो सामाजिक व्यवस्था है, वह बुद्ध के अनुरूप होती है। बुद्ध की विचारधारा के अनुरूप ही वहां की जीवन शैली है। वो बुद्ध के हिसाब से अपने जीवन यापन करते हैं। उनमें बचपन से ही बुद्ध की शिक्षाएं होती हैं। तो बुद्ध की शिक्षाएं जब उनमें पहले से हैं तो वो बुद्धिज्म की ही बात करते हैं। भेदभाव वहां नहीं है, भेदभाव की वहां कोई बात नहीं होती है। जापान, थाईलैंड, इन सभी देशों में भेदभाव के लिए, जैसे लैंगिक असमानता के लिए इन लोगों ने कानून बनाया है कि किसी भी महिलाओं में भेदभाव ना हो, इसके लिए सरकारी कानून और प्रावधान लागू किए गए। महिलाओं की शिक्षा के लिए भी योजनाएं चलाई गई। हमारे देश में हम शिक्षा के अभाव के साथ साथ प्रशिक्षण का भी काफी अभाव है। तो बुद्ध धर्म में जब आते हैं, बुद्धिस्ट महिलाओं की यदि हम बात करते हैं, आज जो विषय है, तो बुद्धिस्ट महिलाओं में जो शिक्षा होनी चाहिए वह धम्म के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। धम्म की विचारधारा के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। धम्म के बारे में वह जाने, धम्म के बारे में बात करें। अन्य भी जो देश हैं, जिन देशों में हम बात करें कि बुद्धिज्म को नहीं मानते, जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अन्य देश जो है, वहां की स्थिति बहुत खराब है। वहां की स्थिति महिलाओं के लिए बहुत ही दयनीय है। वहां शिक्षा के अच्छे अवसर नहीं है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए समानता कोई रोजगार का भी प्रावधान नहीं है। वहां की महिलाओं को बहुत सारे नियम और कानूनों के साथ रहना पड़ता है, जो उनके कानून हैं। अन्य देशों में महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती हैं, पर्दा में रहती हैं, जो बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते। जिन देशों में बुद्धिस्ट आबादी कम है और वहां महिलाओं की शिक्षा भी कम है, महिलाओं का शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, उतना बेहतर नहीं है। और अमेरिका जैसे देश, संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो ये भी शिक्षित देश है। बाबा साहेब ने भी अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों से पढ़ाई की है। यहाँ पर महिलाओं के लिए नए आयाम लाए गए। शिक्षा के लिए सेटम एक नई योजना और एक सिस्टम था। इसमें महिला शिक्षा के स्तर को बेहतर को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता था। अमेरिका में ये नीति लाई गई कि महिलाओं को शिक्षा के लिए, ये शिक्षा की काफी कमी है तो कुछ अवसरों का लाभ वह नहीं ले पाते। इस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और हमारे देश में बुद्धिस्ट का प्रचार प्रसार कम है। अभी हाल ही में यदि हम अपनी बात करें तो हम
धम्म भूमि से जुड़े हैं, उससे के बाद ही हम अच्छी शिक्षा के अवसर हमें महसूस हुए हैं कि नहीं, हमें आज भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब हम ये शिक्षा की बात हुई, शिक्षा के काफी नए आयाम, नई योजनाएं, ये विदेशों की बात थी। अब हम बुद्धिस्ट महिलाओं के प्रशिक्षण की बात करते हैं। तो क्या विदेशों में जिस प्रकार से शिक्षा संस्थान है, क्या उसी प्रकार से बुद्धिस्ट या बौद्ध महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिसमें वह पूर्ण रूप से धम्म की शिक्षा ग्रहण करती हूँ? क्या ऐसे कोई संस्थान भी है जहां पर धम्म के अनुरूप जीवन जिया जाता हो, धम्म के अनुरूप ही ये सारी कार्यशैली हो, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता हो, भिक्षुणी बनाया जाता हो? ऐसे संस्थानों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आज हम यदि विदेशों की बात कर रहे हैं, बुद्धिस्ट अन्य देशों की बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो इस बात को रखने का मुख्य कारण यह है कि हम इस बात का अनुमान लगा पाए कि हम जिस देश में रह रहे हैं, क्या यहाँ की वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं? क्या हमारे देश में महिलाओं को प्रशिक्षण केंद्र हैं? क्या अभी तक गवर्नमेंट ने कोई बुद्धिस्ट प्रशिक्षण केंद्र लाए हैं, कोई योजना लाए हैं? तो इस बात का हमें अनुमान लगता है, और इस बात का भी हम अनुमान लगा पाते हैं कि जो बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं, क्या वो ज्यादा बेहतर है हमारे देश की तुलना में, या नॉन बुद्धिस्ट देश की तुलना में? तो जापान की बात करें, जापान में बौद्ध महिला प्रशिक्षण केंद्र रिशो, एक नाम है रिशो यूनिवर्सिटी। जापान में जो मुख्य रूप से बुद्धिस्ट महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए केंद्र है, रिशो यूनिवर्सिटी, जो बौद्ध अध्ययन केंद्र है, जहां पर बौद्ध के अनुरूप शिक्षाएं दी जाती हैं, बौद्ध के सभ्यता के अनुरूप जीवन जीने का प्रशिक्षण वहां पर होता है, जो महिलाओं के लिए होता है, भिक्षुणियों के लिए भी होता है, और उपासिकाओं के लिए भी होता है। उपासिकाएं जो महिलाएं हैं, जो धम्म को समझना चाहती हैं, धम्म को सीखना चाहती हैं, वो जापान में जो रिशो यूनिवर्सिटी है वहां पर शिक्षा ग्रहण करती हैं, और महिलाएं ही वहां पर मुख्य रूप से प्रशिक्षित होती हैं और प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं। थाईलैंड में भी बौद्ध महिला प्रशिक्षण केंद्र है, जो सोंग धम्मिक कल्याणी मठ के नाम से है। थाईलैंड की यदि बात करें, सोंग धम्मिक कल्याणी जो मठ है, इसमें भी धम्म का ही प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है। यहाँ पर भी महिलाएं ही प्रशिक्षित होती हैं, और महिलाएं ही अन्य उपासक महिलाओं को धम्म का प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं। तो विदेशों में इन प्रशिक्षण केंद्रों को बनाया गया है। अब हम अपने आसपास के देश की बात करें, जैसे श्रीलंका की हम बात करते हैं, जहां तक शिक्षा का प्रतिशत वहां पर अच्छा है, वैसे ही महिलाओं के धम्म प्रशिक्षण के केंद्र भी काफी हद तक हैं, काफी ज्यादा हर एक जिले में वहां पर हैं, राज्यों में हैं, और महिलाएं भिक्षुणी भी वहां पे हैं। जैसे कल की मीटिंग में भी हमने बात की थी, जैसे थाईलैंड की जो भिक्षुणी है उनकी बात हमने की थी, धम्मनंदा भिक्षुणी जी की। तो श्रीलंका में भी ये बौद्ध प्रशिक्षण केंद्र जिनका नाम है महामेनवा अनागारिक मठ है। ये महामेनवा अनागारिक मठ है। यह केंद्र महिलाओं के धम्म पथ पर चलने का प्रशिक्षण देते हैं, और यहाँ पर भी महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती हैं, प्रशिक्षण लेती हैं, और फिर वह अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य भी यहाँ पर करती हैं। इन संस्थानों की हमें जानकारी होना आवश्यक है, और हमें इस बात से अभाव हमारे देश में समझ में आता है कि अभी तक हमारी जो सरकारें हैं वो बुद्धिस्ट प्रशिक्षण केंद्रों के लिए उतनी
इच्छुक नहीं है, जागरूक नहीं है और इन क्षेत्रों में वह कार्य नहीं कर रही हैं। और थाईलैंड में जो हम अभी बात कर रहे थे प्रशिक्षण केंद्र की, तो वहां धम्म नंदा भिक्षु के द्वारा ही उस समय एक छोटा सा वो किया गया था कि यहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, और फिर आज के समय में उसी को बड़े प्रशिक्षण संस्थान में तब्दील कर दिया है। काफी हद तक वर्तमान में वहां महिलाएं धम्म की शिक्षा ग्रहण करती हैं, धम्म की जीवन शैली को जानती हैं। तो प्रशिक्षण से मतलब यह होता है कि जो महिलाएं धम्म का प्रशिक्षण लेती हैं, धम्म को समझने का कार्य करती हैं, वह अन्य और भविष्य के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगी। इसीलिए प्रशिक्षण का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षित होना, प्रशिक्षण की अच्छी जानकारी होना, जब हम शिक्षित होंगे, सभी विषयों पर अच्छी बात रखेंगे और दूसरों को समझाने का हम प्रयास करेंगे, दूसरों को हम बता पाए, इसके लिए हम अभ्यास करते हैं, तो ये हम दूसरों को बेहतर जानकारी दे पाएंगे, लोग हमसे जुड़ेंगे, महिलाएं धम्म की बात करेंगी। इसलिए प्रशिक्षण केंद्रों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वर्तमान की यदि हम बात करते हैं, आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, तो हमारे देश में प्रशिक्षण का अभाव है, महिलाएं धम्म से जुड़ नहीं पा रही हैं, महिलाएं धम्म से परस्पर उन तक प्रचार नहीं होता है, पहुंच नहीं पाती हैं। उसका यही कारण है कि हमारे देश में प्रशिक्षण केंद्र का बहुत ही अभाव है, बहुत ही कम प्रशिक्षण केंद्र हैं। प्रशिक्षण का मतलब यही है कि जैसे हम यदि एजुकेशन की बात करते हैं, तो डीएलएड जैसे ये भी एक प्रशिक्षण डिप्लोमा होता है, जहां से हम डीएलएड करते हैं, डिग्री मिलती है, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं ये हमें वहां अनुभव मिलता है। बीएड करने वाले लोग टीचर बनते हैं, मतलब वो दूसरों को पढ़ाने के काबिल हो चुके हैं, दूसरों को समझाने के काबिल हो चुके हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे ही धम्म में विदेशों में भी इन प्रशिक्षणों के माध्यम से डिग्रियां दी जाती हैं। हमारे देश से भी महिलाएं गई हैं, जैसे राजनीति में एक महिला का नाम मैं जानती हूँ, फिलहाल याद नहीं है, पर उन्होंने बुद्ध धम्म की डिग्री विदेश से, अमेरिका से उन्होंने बुद्ध धम्म के लिए पढ़ाई की है। लेकिन बात यही है कि यहाँ पे हमारे देश में एक विचारधारा के लोग सर्वाधिक हैं, इसीलिए बुद्ध के धम्म की जानकारी होने के कारण भी महिलाएं हमारे देश में धम्म का प्रशिक्षण देना नहीं चाहती, धम्म की विचारधारा की बात नहीं करती हैं। हमारे देश में काफी फर्क है और विदेशों में, बुद्धिस्ट कंट्रियों में काफी हद तक फर्क है। वहाँ विदेशों में जो बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ बचपन से ही बच्चों को वैज्ञानिक सोच का बनाया जाता है, तर्कवादी बनाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि वह अंधविश्वास से, पाखंडवाद से दूर रहें, वह रिसर्च के लिए अग्रसर रहें, नए नए शोध वहां पे कराए जाते हैं। इसलिए वहां की कंट्रियां काफी डेवलप है। बुद्धिस्ट कंट्रियां काफी हद तक जो है सबसे आगे है शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, और उसका यह मुख्य एक ही कारण है धम्म। धम्म किसी दूसरे पर विश्वास करने की बात नहीं करता। और धम्म की जो देश हैं, बुद्धिस्ट देश है, उनमें काफी हद तक काफी चीजों पर शोध किया, काफी जो रिसर्च किया है। बहुत हद तक हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो छोटी बच्चियां हैं, जिनकी महिलाएं धम्म से नहीं जुड़ी हैं, धम्म से प्रशिक्षित नहीं हुई हैं, धम्म की शिक्षा जिनके पास नहीं है, उनकी जो बेटियां हैं, उनकी जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी धम्म से अपरिचित हैं। और उसका कारण यही है
कि शिक्षा का बहुत अभाव है, प्रशिक्षण का भी बहुत अभाव है। हम जहां तक जानते हैं, मुझे आप काफी समय नहीं हुआ है, लेकिन जब से मैं धम्मभूमि से जुड़ी हूँ, बीआरसी मीटिंग अटेंड करती हूँ, तो मैं लगातार अध्ययन करती हूँ, तो इस बात का भी हमें एहसास होता है कि अभी हम बहुत दूर है ज्ञान से। हमें अपनी कमियों का भी अंदाजा लगता है। इसलिए बुद्धिस्ट महिलाएं जो हैं, बहुत ही शिक्षित होती हैं, बहुत ही जागरूक होती हैं, धम्म से जुड़ती हैं, और वो प्रशिक्षित होकर अन्य लोगों को भी प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं। हमारे देश में 3 तरह की महिलाएं हैं। भारत देश की मैं बात करूं तो 4 तरह की महिलाएं, 4 तरह की महिलाएं हमारे देश में हैं। हम जैसे बात करें, जिन राज्यों से हम परिचित हैं, जिन राज्यों में शिक्षा का अभाव है, जैसे उत्तर प्रदेश है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी आदिवासी क्षेत्र ज्यादा है, आदिवासी बहुल्य राज्य है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो इन क्षेत्रों की महिलाएं शिक्षा से बहुत दूर हैं। बहुत कम हमारे इस क्षेत्र में आदिवासी महिलाएं शिक्षित हैं। हम अपनी भी बात करते हैं एससी की, तो एससी में भी हम गांव क्षेत्र से आते हैं, यहाँ भी महिलाओं में शिक्षा की बहुत हद तक कमी है। ये बात अलग है वर्तमान में कि भारतीय संविधान की देन है कि आज हमारे देश में महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन फिर भी हमारे देश में आदिवासी जो क्षेत्र है, वहां की महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। वहां तो पुरुषों के लिए भी शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। और दूसरी प्रकार की वो महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं, जिन्हें शिक्षा का मौका मिला है, पढ़ लिख गई हैं, लेकिन वो बाबा साहेब तथागत बुद्ध को नहीं जानती, सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले को वो नहीं जानती। तो ये सिर्फ उन्होंने पुस्तकें पढ़ी हैं, जो सिलेबस है उस तक उन्होंने जानकारी ली है, और डिग्रियां लेकर वो काफी पदों पर भी हैं। लेकिन वैचारिक की यदि बात करें, उनकी वैचारिक स्थिति की हम बात करते हैं, तो वैचारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जागरूकता की बहुत कमी है। तीसरे प्रकार की वह महिलाएं हैं 3 नंबर पे, जो डॉक्टर बाबा साहेब, तथागत बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को जानती हैं पर मानने का कार्य नहीं करती। ये उन महिलाओं के लिए है, जानते हैं पर मानते नहीं हैं। जैसे हमारे देश में मैं लगातार कुछ वर्षों से, 3 वर्षों से हम नागपुर की यात्रा पर जाते हैं, दीक्षा भूमि जाते हैं, दीक्षा धम्म चक्र परिवर्तन के दिन। तो बहुत हद तक महिलाएं, पुरुष सभी फैमिली सहित वहां पर धम्म दीक्षा लेते हैं, बनवाते हैं। फिर जब हम उन्हीं लोगों से परिचित भी यदि होते हैं, तो वह धम्म के अनुरूप जीवन यापन नहीं करते। वह महिलाएं धम्म के अनुरूप जीवन जीना पसंद नहीं करती। वह महिलाएं केवल सहूलियत के हिसाब से बुद्ध का नाम लेती हैं, धम्म की बात करती हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, और अन्य महापुरुषों की भी वह अपने फायदे के लिए और दिखावे मात्र के लिए बात करते हैं। तो और चौथी वह महिलाएं हमारे देश में हैं जो धम्म को समझती हैं, तथागत बुद्ध बाबा साहेब को पढ़ा है, उनके जीवन से परिचित है, और उनके जो अग्रसर योगदान है, महापुरुषों का जो महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में बेहतरी के लिए है, उनसे परिचित हैं। वो महिलाएं धम्म को समझती भी हैं और धम्म को दूसरों के बीच में समझाने का भी प्रयास लगातार कर रही हैं। धम्म का प्रशिक्षण भी वो अन्य महिलाओं को देती हैं। जैसे हम हमारे बीच में भारत की बात करें, तो हम धम्म भूमि जो प्रशिक्षण हम जिसे मानते हैं, धम्म भूमि से हमें धम्म की शिक्षा मिली। धम्म भूमि
के सानिध्य में ही मैंने अपने आप को इतना बेहतर सीखने की एक कोशिश की है कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, धम्म की जानकारी रखें और अन्य महिलाओं को भी हम धम्म से जोड़ने का कार्य करें, उनसे धम्म के बारे में बात करें। परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल जी का काफी योगदान है। धम्म भूमि उनके सानिध्य में चलाया जाता है और धम्म भूमि के सहयोग से ही मैं प्रशिक्षित हुई हूँ। हमें उदाहरण के तौर पर मुझे ये मौका मिला, पिछले वर्ष 2024 में 6 दिसंबर को हम भंते जी से परिचित हुए। एक दिन का कैडर था पर भंते जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण उनका समय दिया। हमने हर एक धम्म की बारीकी और सामाजिक व्यवस्थाओं पे हमें प्रशिक्षण दिया भंते जी ने। दूसरी बार हमें 2024 में 1 जनवरी से 3 जनवरी तक हमें 3 दिन का प्रशिक्षण लेने का हमें मौका मिला भंते जी के सानिध्य में। तो उससे हमें यही समझ में आया कि धम्म हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम आनंद पूर्वक सुखी जीवन यापन करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपने जीवन में, तो धम्म का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं पीआरसी मीटिंग गूगल मीट में जुड़ी हूँ, आप सब धम्म बंधुओं के बीच में मैं बात रख पा रही हूँ। इसका मुख्य कारण भी भंते जी का हमारे नरसिंहपुर जिले में आना, उनके द्वारा हम प्रशिक्षित हुए। महिलाओं ने काफी प्रशिक्षण लिया और मैंने भी काफी कुछ सीखा और आज आपके बीच में हम बात रख पा रहे हैं। तो इसी तरह यदि हम प्रत्येक राज्यों में प्रशिक्षण देने का कार्य करें, जो करती हैं, धम्म से जोड़ती हैं और लगभग वो सभी को प्रशिक्षण देती हैं। और उपासिका की भी यदि हम बात करें अपने को शामिल करके, जिनसे हम परिचित हैं, हरियाणा से हैं प्रवीणवती बौद्ध जी, जिनसे 6 दिसंबर को मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो भी हमें धम्म के प्रति बहुत ही जागरूक करती हैं और उन्होंने बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में सामनेर बन के भी आंदोलन का हिस्सा वो रही हैं। तो धम्म भूमि भी महिलाओं को प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और प्रशिक्षण की उपलब्धि यही है कि हम जैसी महिलाएं और अन्य जो हमारी प्रबुद्ध महिलाएं उपासिकाएं आज मीटिंग में जुड़ी हैं, वह भी धम्म भूमि से प्रशिक्षित हुई हैं। प्रशिक्षण का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के केंद्र होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जगह का अभाव होने के कारण लोग इच्छा रखते हैं कि हम प्रशिक्षण लें, भंते जी को बुलाएं या धम्म को जो व्यक्ति समझा पाते हैं हम उनको बुलाएं, 10-50 लोग बैठे, लेकिन बेहतर व्यवस्थाएं और संस्थान होने के कारण यह कोशिश होती हुई नजर आती है। तो हमारे देशों में भी काफी लोग, कुछ राज्यों में जैसे धम्म की बात करते हैं, लद्दाख है, वहां पे भी लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। वहां पर भी एक प्रशिक्षण केंद्र था, पर देखरेख और सरकारी सहायता न मिलने के अभाव में भी वह खत्म होने की स्थिति में लगभग है। तो प्रशिक्षण केंद्र यदि हमारे देश में होंगे, प्रशिक्षण लोग लेंगे अधिक से अधिक, तो हम आने वाले समय में भविष्य में धम्म का प्रचार प्रसार महिलाओं के बीच में कर पाएंगे, महिलाओं को धम्म से जोड़ पाएंगे। महिलाएं जब धम्म से जुड़ेंगी तो यह देश के लिए भी एक नई उन्नति का अवसर होगा, क्योंकि हम इस बात को समझ ही चुके हैं कि जो बुद्धिस्ट देश है वह विकसित हैं, वह हर प्रकार से आगे हैं। ऐसा ही हम चाहते हैं कि हम धम्म से जुड़ें, धम्म का प्रशिक्षण अच्छे से मिले, ताकि अन्य महिलाओं को धम्म का प्रशिक्षण मिले और वह धम्म के से प्रशिक्षित होकर शिक्षा लेकर
और महत्वपूर्ण योगदान देश की उन्नति के लिए दे। ये आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था कि बुद्धिस्ट महिलाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के नए आयाम। तो बुद्धिस्ट प्रशिक्षण के नए आयाम हमारे देश में लगभग, मैंने रिसर्च भी किया, गूगल पे भी, पुस्तकें भी हम पढ़ते हैं, न्यूज पेपर भी हम पढ़ते हैं, और कुछ कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो बुद्धिस्ट प्रशिक्षण जैसे नए आयाम हमारे देश की सरकारें नहीं कर पा रही हैं। तो ये अभाव हमारे देश में है। इस विषय से हमें यह जानकारी भी हुई जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि हमारे देश में कितनी बड़ी कमी है कि लोग धम्म को नहीं जान पा रहे और धम्म के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दे पा रहे। नई नीति और नए आयाम शिक्षा के लिए भी हमारे देश में मुमकिन नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 में यदि भारत सरकार की बात करें तो इस नीति में तो जो स्कूल है उन्हें मर्ज कर दिया गया है। जिन स्कूल संस्थानों में बेटियों के लिए सहूलियत थी, जो पास वाले स्कूल थे, परिवार अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए भेज रहे थे, अब उन स्कूलों को 10 किलोमीटर दूर जो स्कूल, जिन स्कूलों में विद्यार्थी की संख्या ज्यादा है, उनमें मर्ज कर दिया गया है। और सीएम राइज नाम से एक विद्यालय आया, हमारे क्षेत्र में भी है। आसपास के सभी स्कूलों के बच्चे, दूर दूर गांवों के जो बच्चे हैं, बसों के द्वारा वहां पर लाए जाते हैं, जिससे गांवों के स्कूल बंद हो चुके हैं। ये हमारे देश की नई शिक्षा नीति थी 2020 की। इसमें काफी हद तक सिलेबस भी बदले गए, जिसमें कुछ सिलेबस बुद्ध धर्म से रिलेटेड थे। हिस्ट्री में बुद्ध धर्म को पढ़ाया जाता था, जैन धर्म को पढ़ाया जाता था। सभी लगभग धर्मों की जो बात होती थी उन सभी सिलेबस को हटा दिया गया है। तो नए आयाम और नई नीतियों से हमारा काफी नुकसान हुआ है हमारे देश में, फायदा तो हमें समझ में नहीं आया है। आप सभी जो भी बुद्ध धार्मिक व्यक्ति, सभी साथी जुड़े हैं, आप मुझसे बेहतर जानकारी रखते हैं। जो भी बहन इस विषय पे और महत्वपूर्ण जानकारी हमें महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। धन्यवाद। साधुवाद। भिक्खु संघ को सादर वंदनामि। नमो बुद्धाय। जय भीम।